नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में शुमार गौतम अडानी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के आते ही अमीरों की लिस्ट में अडानी चौथे नंबर से खिसक कर सीधा 8वें नंबर पर आ गए। रिपोर्ट के आते ही अडानी के शेयरों की कीमत करीब 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई है। और खासतौर पर देखें, जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो सभी के जहन में सवाल है कि हिंडनबर्ग है क्या जिसकी रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। कंपनी करती क्या है, क्या ये किसी साजिश के तहत हुआ है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे। तो देखिए, लगातार इस चीज को लेकर के एक बहुत बड़ी बात भी सामने आई और गौतम अडानी की बात को लेकर के जब सबसे पहले हमने माहौल को देखा भी तो निवेशकों के मन में इस चीज को लेकर घबराहट भी थी, लेकिन समझ में सबसे पहले फिर यही आया था। लेकिन इसे अब सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करें तो एक अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी है हिंडनबर्ग, जिसने अडानी समूह को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को निराधार बताते हुए कुछ सवालों के जवाब भी हालांकि दिए, एक विस्तृत उन्होंने जवाब और प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों में फिलहाल भय का माहौल है। अब भय का माहौल क्यों है, क्या आगे स्थितियां बन सकती है और क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गौतम अडानी बेशुमार दौलत वाले एक उद्योगपति और एक कंपनी जो दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। शोहरत का एक बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट में अडानी समूह की सफलता से बना। समूह की 7 कंपनियों के शेयर बीते 7 सालों में 8 गुना से भी ज्यादा बढ़े हैं और इनके चलते गौतम अडानी की निजी दौलत में तकरीबन 8,15,000 करोड़ का इजाफा हुआ। फायदा उन्हें भी हुआ जिन्होंने अडानी समूह की कंपनियों के शेयर खरीदे, लेकिन बीते 2 दिन से अडानी के शेयर धारक परेशान हैं। उनके खरीदे शेयर्स की कीमत धड़ाधड़ गिर रही है। गौतम अडानी सबसे अमीर लोगों की सूची में 4 नंबर से 7वें नंबर पर आ गए और इन सब के पीछे है एक रिपोर्ट जिसे अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की संस्था ने तैयार किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह दशकों से अपने शेयर्स में हेराफेरी कर रहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते अडानी ग्रुप के शेयर्स में लगातार गिरावट दर्ज हो रही थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने अपने फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को वापस ले लिया। हालांकि इसके बाद गौतम अडानी ने खुद सामने आकर निवेशकों को समझाया कि एफपीओ को वापस लेने की वजह भी है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि शेयर बाजार में हलचल और मार्केट में उठापटक को देखते हुए कंपनी का उद्देश्य अपने निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, इसलिए हम एफपीओ से प्राप्त रकम को वापस करने जा रहे हैं। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. गौतम अडानी ने कहा कि मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है, इसलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस ले लिया है। This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus
on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. Our EBITDA levels and cash flows have been very strong, and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. We will continue to focus on a long-term value creation, and growth will be managed by our internal accruals. दरअसल हिंडेनबर्ग अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है जो किसी कंपनी को चुनती है, फिर उसमें ही हो रहे वित्तीय गड़बड़ियों का पता लगाती है और उसके बाद उस पर लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार करती है। इस फर्म की शुरुआत 2017 में हुई थी। तब से अब तक हिंडेनबर्ग 16 कंपनियों की गड़बड़ी पर रिपोर्ट पब्लिश कर चुकी है, जिसके चलते इन कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट भी आई थी। ट्विटर को लेकर भी इस फर्म ने रिसर्च जारी की थी और ये भी चर्चा में रही थी। वहीं विन फाइनेंस, चाइना मेटल सोर्सेज, HF फूड्स, ब्लैक चेन जैसी कंपनियां भी हिंडेनबर्ग की रडार पर रही हैं। हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप पर 2 साल की तहकीकात के बाद इसे जारी किया गया है। हिंडेनबर्ग ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप दशकों से स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। दूसरा, अडानी ग्रुप के शेयर गैर जरूरी रूप से महंगे हैं, यानी इनकी वास्तविक कीमत बहुत कम है, लेकिन इन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। फर्म का दावा है कि असलियत सामने आई तो फर्म के शेयर्स में 85% तक की गिरावट आ सकती है। अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड अहम कंपनियों पर काफी कर्ज है। बढ़ा चढ़ाकर शेयर्स को दिखाकर कर्ज लिया गया है, जिससे पूरे ग्रुप की वित्तीय स्थिति मुश्किल में पड़ सकती है। रिसर्चर्स के मुताबिक अडानी ग्रुप 4 बड़ी सरकारी जांच का विषय रही है। ये जांच मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स पेयर का पैसा चुराना और भ्रष्टाचार के मामले में थी। अनुमान के मुताबिक ये फ्रॉड $17 बिलियन का है। भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो आज ये 1,38,000 करोड़ रुपए का होता है। हिंडेनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के खिलाफ भी सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। उनके खिलाफ विदेशों में फर्जी कंपनियों के जरिए अरबों डॉलर अडानी की कंपनी में लगाने के आरोप है। रिपोर्ट में कहा गया कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का MD क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कस्टम टैक्स चोरी, आयात से जुड़े फर्जी कागजात तैयार करने और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप लगाया था। रिसर्च फर्म में पूछा गया कि गौतम अडानी के बहनोई समीर बोरा अहम पद पर क्यों। समीर का नाम बेनामी कंपनियों के जरिए डायमंड ट्रेडिंग में आने के बाद उन्हें अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है। हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप ने जवाब दिया। अडानी समूह ने जवाब में लिखा कि ये रिपोर्ट भारत के विकास और उम्मीदों पर हमला है। समूह ने कहा कि ये रिपोर्ट गलत जानकारी और आधे अधूरे तथ्यों को मिलाकर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, झूठे आरोप लगाकर सिक्योरिटीज के मार्केट में जगह बनाना, जिसके चलते अनगिनत इन्वेस्टर्स को नुकसान हो और शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग बड़ा आर्थिक फायदा उठा सके। अडानी समूह ने अपने जवाब में हिंडेनबर्ग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब अडानी समूह का IPO लॉन्च होने वाला है, जो कि देश का सबसे बड़ा IPO होगा, तो उससे ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट जारी करके हिंडेनबर्ग ने अपनी बदनीयत का सबूत दिया है। हिंडेनबर्ग ने सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉ का भी उल्लंघन किया। इसलिए ना तो ये रिपोर्ट स्वतंत्र है, ना निष्पक्ष है और ना ही सही तरह से रिसर्च करके तैयार की गई है। हालांकि अडानी ग्रुप के रिस्पांस पर हिंडेनबर्ग ने भी जवाब दिया। हिंडेनबर्ग ने कहा, धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता। आपको बता दें कि हिंडेनबर्ग सिर्फ रिसर्च नहीं करती, बल्कि ये कंपनी एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है और इसके पास अडानी समूह में शॉर्ट पोजीशन है। दरअसल शॉर्ट सेलिंग किसी शेयर को कम भाव पर खरीदकर उसे चढ़ने और बेचना आमतौर पर मुनाफा कमाने का हिट फॉर्मूला माना जाता है। कारोबार की दुनिया में इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। ये तरीका आमतौर पर इन्वेस्टर अपनाते हैं तब जब मार्केट में तेजी की संभावना हो, लेकिन इसके उलट
जब बाजार में मंदी की आशंका हो और किसी कंपनी के शेयर के भाव में गिरावट का अनुमान हो, तब शॉर्ट पोजीशन का तरीका अपनाया जाता है। मतलब निवेशक को लगता है कि भविष्य में शेयर की कीमतें गिरेंगी और इससे उसे फायदा होगा। एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर उसे समझाते रहते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूज कर्ज में डूबी है। जिस कंपनी पर ये शॉर्ट सेलर फोकस करते हैं उसके बारे में इस तरीके की खबरें आने के बाद कई बार कंपनी का शेयर रसातल में पहुंच जाता है और शॉर्ट सेलर पैसा कमाता है। तो अगर अडानी के शेयर टूटते हैं तो इससे हिंडेनबर्ग को फायदा पहुंच सकता है। हिंडेनबर्ग पहले भी कई बार ये कर चुका है। हिंडेनबर्ग के काम करने का तरीका आपको पता लग गया, लेकिन इसके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये वक्त पर छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो देखिए, बस एक रिपोर्ट और रिपोर्ट के आने के बाद से ही सेंसेक्स से लेकर सदन तक भी हंगामा लगातार जारी है। और इसी मुद्दे को ज्यादा बेहतरी से समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में फाइनेंशियल एक्सपर्ट मौजूद है, राजेश कंदुई जी मौजूद है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। सर, फाइनेंशियल जब मुद्दों पर बात होती है तो कुबेर कहा जाता है अडानी को, और जिस तरह से अभी कल ही आम बजट पेश हुआ, लेकिन आम बजट से ज्यादा चर्चाएं इन दिनों अडानी समूह पर आए हुए संकट को लेकर के चर्चाएं है। क्या लगता है बतौर फाइनेंशियल एक्सपर्ट कितना नुकसान होने वाला है इकोनॉमी को लेकर के, फाइनेंसर्स को लेकर, और एफपीओ वापस होने के बाद में क्या लगता है कि कैश फ्लो को जब बताया जा रहा है कि वो फ्लुएंट है, लेकिन क्या वो फीजिबल इस माहौल में अभी नजर आ रहा है? राजेश, देखिए, अडानी का एफपीओ सक्सेस हुआ है, उसको फुल्ली सब्सक्राइब किया है और उसके बाद में अडानी ने उस एफपीओ को वापस कॉल ऑफ किया है, उसको वापस इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देने का उन्होंने आज अनाउंसमेंट करा है। तो इसको लेकर के पब्लिक के मन में दो विचार है, दो ग्रुप बन गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अडानी को इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया है, इन्वेस्टर्स ने उसके ऊपर में विश्वास व्यक्त करके उनके एफपीओ को सब्सक्राइब किया है और उन्होंने ये जो वापस अपना एफपीओ रिटर्न किया है, ये उनका एक बड़प्पन है, ये उनका एक, क्योंकि उनके शेयर्स में अभी डाउनफॉल आ गया है 2 दिन में एफपीओ के बाद में भी। तो इसलिए शेयर होल्डर और इन्वेस्टर जिन्होंने उनमें विश्वास व्यक्त किया, उनकी वैल्यू डिटेरियोरेट नहीं हो, इसलिए उन्होंने इस एफपीओ को वापस कर दिया है। दूसरा ग्रुप है, वो ये मानता है कि ये जो एफपीओ सब्सक्राइब हुआ, ये भी अडानी का एक अलग घोटाला है कि इन्होंने अलग तरीके से फंड्स और अलग इन्वेस्टर्स को इसी बात के लिए एग्री किया था कि एक बार आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, 2 दिन बाद में हम इसको रिटर्न कर देंगे और जिससे हमारी डैमेज कंट्रोल किया जा सके। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि हर मुद्दा, कुछ भी मुद्दा होता है, उस पर दो पहलू बढ़ ही जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जिनने इसमें इन्वेस्ट किया है, एलआईसी जैसा एक बड़ा समूह जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, क्या आने वाले दिनों में संभावित नजर आए? क्योंकि विश्वसनीयता पर यहाँ पर सवाल तो उठाइए, लेकिन ये कहना कि कैश फ्लो तो हमारा अभी भी उतना ही कंटिन्यूस है, कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मानकर चले कि बहुत ज्यादा लंबा मैटर नहीं है, या फिर मैटर गरमाएगा क्योंकि संसद में भी अब ये है? हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए क्या है कि किसी भी कंपनी का शेयर मार्केट में भाव क्या है, वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये हमेशा मार्केट तय करता है। और उन शेयर के भाव के कारण से कंपनी के बैलेंस शीट पर, कंपनी के बिजनेस पर कभी कोई इफेक्ट नहीं आता है। कंपनी का बिजनेस इंटैक्ट है। जैसे कि गौतम अडानी ने अपने वीडियो में भी कहा कि हमारा असेट्स है वो सारे के सारे रोबस्ट हैं और कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो शेयर मार्केट में भाव हमेशा अप डाउन होते रहते हैं, उनमें वोलेटिलिटी आती है, ये शेयर मार्केट की खूबसूरती है। और जैसे हम बात कर रहे हैं एलआईसी का इन्वेस्टमेंट डिटेरियोरेट हो गया, उसके ऊपर में भी इकोनॉमिक टाइम्स में एलआईसी के चेयरमैन का स्टेटमेंट है कि इसमें एलआईसी का जो टोटल स्टेक है वो 28,000 करोड़ का था। मतलब शेयर का भाव अब मानते हैं कि 3,000 से 1,500 आ गया, तो उसमें एलआईसी को नुकसान हो गया, ऐसी बात नहीं है। एलआईसी ने इसमें जो पैसा लगाया था वो 2,500 करोड़ लगाया था, और एलआईसी की आज 50% मार्केट कैप डाउन होने के बाद में भी उस पोर्टफोलियो की वैल्यू 44,000 करोड़ है। मतलब एलआईसी अभी भी प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो वो अपना शेयर कब सेल आउट करेंगे या नहीं करेंगे, वो एलआईसी के जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं। और ये पब्लिक मनी वो लोग डील करते हैं। तो मुझे लगता है कि देश का कानून, देश का संविधान और जो सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है। और इस तरह से एलआईसी और किसी भी पब्लिक फंड को किसी एक बिजनेसमैन के लिए कभी भी स्टेक पर नहीं लगाया जा सकता है।
और इसको लेकर चर्चा भी आज हुई राजेश जी, सदन में भी चर्चा हुई और विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को काफी उठाया भी गया। उनका कहना है कि इस पर एक बहस होनी चाहिए, लेकिन ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आगे क्या होगा, इससे नुकसान यकीनन होगा और एक समय लग जाएगा मेरे ख्याल में वापस से रिकवर करने के लिए। लेकिन जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की ओर से, जो कि अपनी विश्वसनीयता और शोध पत्रों के लिए इतना ज्यादा फेमस है, उसका ये कहना कि हर बार शेयर में जो भाव थे, एक्चुअल भाव उससे ज्यादा बताए गए हैं। कहीं ना कहीं जो हेराफेरी है उसकी शुरुआत यहाँ इस रिपोर्ट के उस पूरे आपकी मानकर चलिए कि बहुत बड़ी एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट थी और शायद हर पन्ने में इस चीज का जिक्र किया गया है कि हेराफेरी हुई है। क्या लगता है इस रिपोर्ट को आपने पढ़ा भी होगा, एनालाइज किया होगा? हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है और उसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो वाकई बहुत सीरियस आरोप है, और अगर वो आरोप सच पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से अडानी समूह को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जिस तरह से हमने देखा है कि मार्केट ने उस रिपोर्ट को सच मानते हुए इनके जो टोटल मार्केट कैप है वो 50% डाउन आ गए। लेकिन उस रिपोर्ट में जो आरोप हैं उनको हम सच मान ले में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति कोई निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। हमेशा एक छोटे से छोटा इन्वेस्टिगेशन करने वाला एक कांस्टेबल भी और सुप्रीम कोर्ट का जज भी कभी भी उस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं देता है जिस मामले में वो खुद इंटरेस्टेड हो, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट हो, जिसका निहित स्वार्थ हो। तो हिंडनबर्ग जिसने अडानी समूह के शेयर्स को शॉर्ट करा है, शॉर्ट करने का मतलब उसने एडवांस सेलिंग करी है और उसके बाद में इसने ये रिपोर्ट इश्यू की है, ताकि इस रिपोर्ट को अगर पब्लिक मानती है और इसके शेयर के भाव गिरते हैं तो हिंडनबर्ग को फायदा होने वाला है। तो कोई भी ऐसी रिपोर्ट जिसमें इन्वेस्टिगेशन करने वाले का निहित स्वार्थ है उसको हम निष्पक्ष नहीं मान सकते। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसके ऊपर जो भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, अथॉरिटीज है, और डेफिनेटली उन्होंने कॉग्निजेंस ली होगी, और नहीं लिए तो वो बिल्कुल लेंगे, और इसके ऊपर में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना ही चाहिए। और कहीं भी अडानी समूह ने अपने लॉ को ब्रीच किया है, कोई मेल प्रैक्टिसेस करके अपने भाव अगर बढ़ाए हैं तो उसका अंजाम मार्केट उनको अपने आप देने वाला है। बिल्कुल राजेश जी, और 413 पन्नों की एक प्रतिक्रिया भी दी गई है और उसके बाद में निवेशकों के साथ में आके एक वीडियो मैसेज साझा करना, कहीं ना कहीं कोशिश भी अडानी ग्रुप की रही है कि इसको समझा जाए और उस टॉपिक को इस तरह से उछाला नहीं जाए। लेकिन सदन में आज जहां पर बहस छिड़ी तो मानकर चल रहे हैं कि मुद्दा फिलहाल ये गर्म है और गर्म बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप जुड़े और हमारे साथ में आपने पूरी डिस्कशन को यहाँ पर कंटिन्यू किया। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे, आप देखते रहेंगे फर्स्ट इंडिया।